गुड मॉर्निंग बच्चों। फिर से आप सभी का हमारी कक्षा में पुनः एक बार स्वागत है। बच्चों, विगत दिनों हम नागरिक शास्त्र के खंड आके चैप्टर अध्याय नंबर 1 में शीत युद्ध का दौर इसमें विभिन्न टॉपिक्स हमने लिए। पिछली व्याख्यानमाला में मैंने आपको भारत और शीत युद्ध, गुटनिरपेक्ष नीति क्या है, इस बारे में चर्चा की थी। अब हम उसी अध्याय में एक बार पुनः एक टॉपिक लेते हैं, नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की खोज कैसे हुई। तो बच्चों, आप सभी जानते हैं कि जब शीत युद्ध का दौर चल रहा था 45 के बाद, तब 9 राष्ट्र स्वतंत्र हुए थे जो पश्चिम देश यूरोप से उपनिवेशक थे। यूरोप महाद्वीप के कुछ देशों के, पश्चिम देशों के 45 में स्वतंत्रता का दौर चल रहा था। अधिकांश एशिया महाद्वीप, दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के कुछ राष्ट्र स्वतंत्र हो रहे थे। 45 के बाद दो महाशक्तियों में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो ध्रुव बन के तैयार हुए, दो महाशक्तियां बनी और इन महाशक्तियों में विचारित वर्चस्व की लड़ाई शुरू हुई, जिसे शीत युद्ध का दौर कहा गया। जब 45 में 9 राष्ट्र स्वतंत्र हुए, स्वतंत्र राष्ट्र जो थे उनको 9 राष्ट्र की श्रेणी में कहा गया। नई अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था उनको अपनी अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए काफी चुनौती थी। 9 राष्ट्रों ने सोचा कि कैसे अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए। इसी क्रम में नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की खोज की गई। इन 9 स्वतंत्र देशों ने इस अर्थव्यवस्था को अपनाया, जिससे उनका आर्थिक विकास हो और पश्चिम देशों द्वारा उनको पुनः शोषण न किया जा सके स्वतंत्रता के बाद। तो आइए इसका अर्थ जानते हैं कि नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की खोज कैसे हुई। इसका अर्थ यह है कि नवोदित विकासशील देशों के मन में इस बात का भय था और उनकी इच्छा भी यही थी कि उनका आर्थिक विकास पूंजीवादी देशों की स्वेच्छा पर ना रहे। पूंजीवादी देशों से तात्पर्य है जो पश्चिम देश हैं, उन देशों, कुछ और देश जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, पुर्तगाल, इन देशों के द्वारा जो स्वतंत्रता दी गई, जो औपनिवेशिक देश थे उनको स्वतंत्रता दी गई। तो नवोदित जो देश थे, विकासशील देश थे, उनको इस बात की इच्छा थी कि वो पूंजीवादी देश जिनसे अभी वो स्वतंत्र हुए और उस स्वतंत्रता को मिलने के बाद वो पुनः एक बार आर्थिक रूप से उनके गुलाम ना बन जाएं, उपनिवेशक ना बन जाएं। उनकी स्वेच्छा पर हम अपना आर्थिक विकास न करें, उन पूंजीवादी देशों की स्वेच्छा पर हम अपना विकास न करें, ऐसा इनके मन में इच्छा थी, विचार था। तो जो नवोदित देश थे, उन देशों ने इस तरह का एक विचार बनाया और एक नई अर्थव्यवस्था, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक नई अर्थव्यवस्था लाने का प्रयास किया गया। बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं, उनको निगम कहते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों से कहते हैं जिन कंपनियों का एक देश के अलावा अन्य दो या दो से, ऐसा कहा जाए, ऐसी कंपनी या निगम जिनका 2 या 2 से अधिक देशों में व्यापार हो, व्यापारिक आर्थिक गतिविधियां चलती हों, ऐसी कंपनी या निगम को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नाम से जाना जाता है। यहाँ ये आपके लिए ज्ञातव्य है। तो बहुराष्ट्रीय निगम या कंपनियां उन्हें कच्चा माल उत्पन्न करने वाले उपनिवेशक ना माने। जैसे ही नवोदित देश थे, नवोदित विकासशील देश थे, नव स्वतंत्र थे, वो उन देशों के मन में ऐसा विचार आया, ऐसी इच्छा थी कि कहीं पश्चिम या पूंजीवादी देश हमारे लिए पुनः कच्चे माल का उपनिवेशक ना मानते रहे। उनको ऐसा भय था
उनको उन जिन राष्ट्रों ने ऐसा विचार बनाया कि कहीं पूंजीवादी देश पुनः एक तरह से हमारे लिए उपनिवेश का केंद्र ना मान बैठे। स्वतंत्रता तो मिली लेकिन आर्थिक रूप से पुनः हम उसके गुलाम ना हो जाएं, और जो नवोदित देश थे, नव स्वतंत्र देश थे, राष्ट्र थे, उन राष्ट्रों के पास जो कच्चा माल उत्पादित होता है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां उस कच्चे माल को खरीद करके पुनः अपने चंगुल में ना कर लें, ऐसे इन लोगों के मन में, ऐसे देशों के मन में विचार था। तो उपनिवेश ना मान बैठे, कच्चे माल पर जो उत्पादक राष्ट्र है उनका पूर्ण अधिकार हो, ऐसा उन लोग ऐसा इन नवोदित देशों के, नवोदित विकासशील देशों के मन में विचार आया, जिसको नवोदित विकासशील देश कहा गया। तो बच्चों, इन सब बातों को, और उनके मन में एक और विचार था कि विकासशील राष्ट्र, कहीं ऐसा नहीं कि राजनीतिक स्वतंत्रता तो उनको प्राप्त हो गई है, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता भी वो चाहते थे। आर्थिक स्वतंत्रता भी चाहते थे कि उनके यहाँ जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो उन्हीं की स्वेच्छा पर हो। किनकी स्वेच्छा पर? जिन राष्ट्रों में जो राष्ट्र विकासशील राष्ट्र है, नवोदित विकास राष्ट्र है, वो उनके यहाँ जो उत्पादित कच्चा माल है वो उन्हीं के यहाँ उनकी इच्छा के अनुसार ही उसका उपयोग या प्रयोग किया जाए, बहुराष्ट्रीय कंपनियों की इच्छा के अनुसार उसका उपयोग न किया जाए। और राजनीतिक स्वतंत्रता तो प्राप्त कर ली, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि हमारी आर्थिक स्वतंत्रता पुनः गुलामी की श्रेणी में बनी रहे। और वो राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ साथ आर्थिक स्वतंत्रता भी चाहते थे। कौन बच्चों? नवोदित नव स्वतंत्र राष्ट्र जी आर्थिक स्वतंत्रता चाहते थे। ठीक है बच्चों, तो आप समझ गए होंगे कि क्या विचार से जो नव स्वतंत्र राष्ट्र थे, नवोदित राष्ट्र से नवोदित विकासशील राष्ट्र, उन राष्ट्रों की इच्छा और मन में जिज्ञासा रही कि हम जो पूंजीवादी पश्चिमी देश हैं, कहीं हम उनके राजनीतिक गुलामी से तो स्वतंत्रता मिल गई, कहीं हम आर्थिक गुलामी के जंजीरों में पुनः न जकड़ रहे हैं और हमारा आर्थिक विकास ना हो पाए। ऐसा नवोदित राष्ट्रों के मन में विचार आया, जिससे उनका शोषण ना हो। और इन्हीं सब बातों को दृष्टिगत रखते हुए 1990 के दशक की शुरुआत में नई आर्थिक व्यवस्था की नींव रखी गई, और इन राष्ट्रों ने नई आर्थिक व्यवस्था की नींव रखने का प्रयास किया और रखी गई। इसी को नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की खोज के नाम से जाना जाता है कि कैसे नवोदित या नव स्वतंत्र विकासशील राष्ट्र पश्चिम या पूंजीवादी देशों की के आर्थिक गुलामी से कैसी स्वतंत्रता पाए। राजनीतिक स्वतंत्रता तो मिल चुकी थी लगभग अधिकांश देशों को, लेकिन वो चाहते थे कि हमें आर्थिक स्वतंत्रता भी प्राप्त हो। इसी स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए एक इन राष्ट्रों द्वारा नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की खोज की गई। इसी क्रम में उन पूंजीवादी विकासशील विकसित राष्ट्रों की से बचने के लिए। तो बच्चों, ये नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की खोज कैसे हुई आप समझे। हम कंक्लूजन में बताना चाहते हैं कि जो नवोदित या नव स्वतंत्र राष्ट्र थे वो पश्चिम पूंजीवादी देशों के गुलाम थे, उपनिवेशक थे। उनको शीत युद्ध के दौरान स्वतंत्रता प्राप्त हो गई थी, लेकिन राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त थी। और जो नव स्वतंत्र राष्ट्र थे उनको नवोदित विकासशील राष्ट्र थे, उनको मन में ऐसी इच्छा और भय था कि कहीं हम राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त ही ना अकेली करे रहें और हमें आर्थिक स्वतंत्रता भी प्राप्त करनी है। और उनके यहाँ जो उत्पादित कच्चा माल है, उन कच्चे माल या संसाधनों पर उस राष्ट्र का, जिसके यहाँ उत्पादित हो रहे हैं, उनका पूर्ण अधिकार हो। ऐसी व्यवस्था को चलाने के लिए नई अर्थव्यवस्था का जन्म हुआ और नई अर्थव्यवस्था की नींव रखी गई, जिसे कहा गया नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की खोज। ओके, आगे एक नए टॉपिक पर की ओर बढ़ेंगे कि इसका अर्थ हम समझे। जब अर्थ हम किसी चीज से परिचित हो जाते हैं तो आपसे कहेंगे कि आप उसके बारे में बताइए कि आप क्या बारे में, हमने किसी से आपका परिचय कराया, फिर हम आपसे पूछे कि इसके बारे में बताइए कि कैसी थी। तो हमने आपको परिचय दिया, जब परिचय देते हैं तो हम उसके लक्षण भी आपसे पूछेंगे। हमने आपको बखूबी परिचय दे दिया, परिचय देने के बाद आपसे पूछेंगे इसके अंदर क्या लक्षण है, इसकी क्या विशेषता है, चलिए बताइए। तो ठीक इस प्रकार से एक व्यक्ति की तुलना करते हुए हम
ये नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की खोज का हमने आपको परिचय दिया। जब परिचय दिया तो स्वाभाविक है हम आपको कहेंगे कि आप इसके लक्षण बताओ, इसमें क्या क्या बातें सामने आई, आपको क्या कैरेक्टराइजेस निकल के आ रहे हैं, तो वो विशेषताएं हम आपको बताते हैं। नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की खोज की विशेषताएं। नंबर 1 विशेषता यह है कि खनिज पदार्थ तथा कच्चे माल की कीमत तेल इसलिए खनिज पदार्थ तथा कच्चे तेल की कीमत कच्ची 2 बार हो गया। खनिज पदार्थ तथा कच्चे तेल की कीमत को घटाने बढ़ाने की प्रवृत्ति का विरोध करना। अब आप ये जानते हैं आज के परिवेश में सबसे ज्यादा जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है वो खनिज तेल से प्राप्त होती है, और जो नवस्वतंत्र राष्ट्र थे उनके पास खनिज तेल का उत्पादन उनकी आवश्यकता से बहुत ही कम उत्पादित होता है। तो इन राष्ट्रों को ये भय रहता था कि कहीं जो पूंजीवादी पश्चिमी राष्ट्र हैं उन नवोदित या नए विकासशील राष्ट्रों को जो उनके द्वारा कच्चे तेल की जो कीमत होती है और कच्चे तेल की जो कच्चे खनिज पदार्थ जो होते हैं उनके भाव या उनकी जो घटाने बढ़ाने की उनकी कीमत घटाने बढ़ाने की जो प्रवृत्ति थी अपने हिसाब से वो बढ़ाना अपने हिसाब से घटाना, इस उन राष्ट्रों की इस तरह की इस प्रवृत्ति को खत्म करने की या उस नीति का बार बार कम करना बढ़ाना घटाना बढ़ाना बढ़ाना घटाना, ये जो प्रवृत्ति थी पश्चिमी देशों की पूंजीवादी देशों की, इस प्रवृत्ति को कम करना और इसका विरोध करना, जिससे नवोदित विकासशील राष्ट्र उनका आर्थिक विकास हो सके। दूसरा पॉइंट जो आता है विकासशील देशों के व्यापार को वरीयता देना। स्वाभाविक है विकासशील देश और विकसित राष्ट्र, ये विकासशील देश जो अभी उन ऐसे राष्ट्र जिनकी यहाँ आर्थिक व्यवस्था उनकी पटरी पर चलने का प्रयास कर रही है, वो कुछ आगे अपने संसाधनों को बढ़ाने के बाद अपने देश को आगे बढ़ाने का विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं और उस रास्ते पर चल चुके हैं, जिन विकास के पथ पर चलना शुरू किया है, ऐसे राष्ट्रों को विकासशील राष्ट्र कहा जाता है जिनके यहाँ संसाधनों की कमी है, संसाधन उनके यहाँ कम है। तो विकसित देश जो है विकसित राष्ट्र अमेरिका या जो पश्चिम देश हैं इंग्लैंड फ्रांस, जो विकसित राष्ट्र हैं वहां पश्चिम राष्ट्रों से पूंजीवादी राष्ट्रों से हम संबोधन कर रहे हैं। जो विकसित राष्ट्र यानी पश्चिमी पूंजीवादी देश हैं उनका जो व्यापार है, तो विकसित देशों के व्यापार को वरीयता देना, और ये उनका नियंत्रण था कि विकसित देशों के साथ व्यापार ज्यादा किया जाए जिससे उनके साथ हम चल सकें आर्थिक पटरी पर। विकसित राष्ट्रों के साथ उनके जो व्यापार है उनके साथ वरीयता या व्यापार करने को वरीयता देना, ऐसा विचार है और ये विशेषता बनती है इन सब बातों से। तीसरी बात है बहुराष्ट्रीय कंपनी की गतिविधियों पर समुचित नियंत्रण देना। जो बहुराष्ट्रीय कंपनी या निगम है उनकी जो गतिविधि थी, उनकी गतिविधि जो पूंजीवादी विचार की गतिविधि है उन गतिविधियों को नियंत्रण देना, समुचित नियंत्रण देना कि कहीं वो पुनः ऐसी आर्थिक क्रियाकलाप न करें जिससे वो राष्ट्र नवोदित राष्ट्र पुनः आर्थिक गुलामी की श्रेणी में आ जाए या पुनः वो व्यापार के उपनिवेशक ना बन जाए उन राष्ट्रों के। तो इस बात को ये भी हम इसको देखने में आ रहा है कि इनका क्या चाहती थी, इसमें एक विशेषता भी सामने आ रही है। अगली विशेषता है जो चौथी विशेषता है कि जो विकसित और विकासशील दो राष्ट्रों के जो दो ग्रुप हैं, इन दो ग्रुप में जो विकसित राष्ट्र या विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था या विकासशील देशों के मध्य जो तकनीकी उत्थान यानी जो है तकनीकी खाई है, जो उनके पास तकनीकी ज्यादा है, टेक्नोलॉजी आज के परिवेश में, और जो विकासशील राष्ट्र है इनके पास जो टेक्नोलॉजी इतनी है नहीं है और आज का परिवेश तकनीकी और प्रौद्योगिकी का जमाना है। तो जो उनके बीच जो खाई है उनकी खाई को कम करना, एक ऐसा विचार कि तकनीकी का आदान प्रदान विकसित और विकासशील राष्ट्रों के बीच बराबर होता रहे, ऐसा समन्वय स्थापित करने का प्रयास करना। पांचवी विशेषता है विकासशील देशों के उत्पादों को वरीयता देना। स्वाभाविक है कि उन राष्ट्रों से पूंजीवादी राष्ट्रों से कहा जाने का इस नीति में कहा जाने का प्रयास किया गया अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में, आर्थिक व्यवस्था में, कि जो विकासशील देश हैं उनके जो उत्पाद हैं वो
उन उत्पादों को आपस में पहले खरीदने का प्रयास करना, क्रय विक्रय करना, लेना देना, जिससे उनकी आर्थिक अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ सके। छठवां पॉइंट है विश्व मुद्रा व्यवस्था में सामान्यीकरण करना। विश्व मुद्रा व्यवस्था जो है, जो यानी जो विकासशील जो एक विश्व मुद्रा है, उनमें जो खाई होती है किसी देश की मुद्रा, कहीं ज्यादा होती है कहीं कम होती है, इस प्रकार से इनमें जो खाई बनी रहती है, जो उतार चढ़ाव रहता है, उसमें एक जैसा संतुलन स्थापित करने की कोशिश करना, यानी तथ्यों के बीच का जो संबंध है, जो विकासशील देशों की विश्व मुद्रा जो है, विकासशील और विकसित राष्ट्रों के बीच जो मुद्रा का उतार चढ़ाव है, उसको सामान्यीकरण या उनमें आपस में समन्वय, एक तरह से संपर्क और संबंध स्थापित बराबरी के करने का प्रयास करना, ऐसा हमें इसमें परिभाषा में देखने को मिल रहा है, अर्थ में देखने को पता है। तो बच्चों ये 6-7 हमने आपको 6 करीब विशेषता बताई। इन विशेषताओं को आप जरूर ध्यान से पढ़िएगा, और इसको मैं अभी स्क्रीनशॉट करके या इसकी फोटो निकाल करके स्कैन करके हम आपको PDF के माध्यम से आपके पास इसको भेज देंगे, और इसके जो निर्णय कॉपी पर नोट्स बनाए हैं, उस नोट्स का मैं प्रतिदिन आप लोगों को इसके साथ स्कैन करके आपको भेज देते हैं। आप जरूर इसको एक फेयर कॉपी पर अपने नोट्स तैयार करते रहें, जिससे बच्चों आपका ज्ञान वर्धन होता रहे। गृहकार के लिए लिखे बच्चों, और मैं इसको भेजूंगा तो इसमें देख भी लीजिएगा। पहला प्रश्न है, नई अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, नई अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की खोज का क्या अर्थ है? ये आपके सामने अर्थ है, कहीं से बाहर से आपको इसको जो मैंने आज बताया उसी के ही क्वेश्चन हम आपसे इसमें पूछ रहे हैं, आपसे पूछे जा रहे हैं कि नई अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की खोज का क्या अर्थ है, ये आप अर्थ बता सकते हैं। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट जो है, प्रश्न है, नई अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की खोज, यहां खोज लिख लीजिएगा, की खोज, यहां खोज शब्द आएगा, खोज की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। ये 2 क्वेश्चन आज की जो हमने व्याख्यानमाला ली है, इसमें जो आज का लेक्चर है, इसमें 2 क्वेश्चन तैयार होते हैं कि नई अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की खोज का क्या अर्थ है, और नई अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की खोज की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। ये आपके सामने है, आप जरूर लिखिएगा। और इस प्रकार से बच्चों आपको हमने टॉपिक बताया है, आज का ये टॉपिक था। आज की दिनांक कितनी है? आज दिनांक है आपकी 25/4। तो बच्चों आज के लिए इतना काफी है। आप जरूर प्रश्न कीजिएगा, आपको कोई समस्या होती है तो आप हमारे लिए व्हाट्सएप ग्रुप पर अपनी समस्या डालिए, और मैं आपकी समस्या का समाधान करने का भरसक और पूरी कोशिश करूंगा। गुड बाय, हैव ए नाइस डे।